हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र वर्मा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला निरंतर चल रही है और उसी श्रृंखला में आज आगे की कड़ी दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करेंगे। और दिल्ली सल्तनत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना में किन किन वंशों का योगदान रहा, कितने वंशों ने शासन किया और कितने वंश आए। और चलिए स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला में दिल्ली सल्तनत। आज मैंने कुछ बोर्ड पे जगह भी छोड़ रखी है, इसमें हम आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेनेशन करेंगे। आप लोगों से निवेदन ये है कि आप लोग लास्ट तक वीडियो जरूर देखें। 15 से 20 मिनट की वीडियो रहती है, आप लोग शुरुआत से लगा करके बिल्कुल लास्ट आखिरी तक देखिए और एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दीजिए और बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा आप लोग। आइए स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करी जाए तो दिल्ली सल्तनत यानी कि कल हम लोगों ने पढ़ा कि मोहम्मद गौरी आते हैं और 1206 में अपना दिल्ली जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप करके यहाँ से वापस चले जाते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के शासक बनते हैं और अपनी राजधानी लाहौर बनाते हैं। इसके बाद क्या रहता है कि दिल्ली सल्तनत, सबसे पहले देखते हैं कि जो दिल्ली का जो संस्थापक था, दिल्ली का संस्थापक था वो अनंगपाल तोमर था, जिसका मूल नाम बिलान देव था। दिल्ली का जो संस्थापक था वो अनंगपाल तोमर था और जिसका मूल नाम बिलान देव था। क्लियर। दिल्ली का अन्य नाम है, जिसे इंद्रप्रस्थ कहते हैं दिल्ली को, योगिनीपुर कहते हैं दिल्ली को। आगे इसी क्रम की श्रृंखला में तोमर वंश का एक शासक और होता है जिसका नाम ढिल्ली होता है। इसी के नाम पर दिल्ली का नाम दिल्ली पड़ता है। तो बात क्लियर भाइयों। दिल्ली का संस्थापक तोमर वंश का एक शासक होता है अनंगपाल तोमर, वो दिल्ली की स्थापना करता है। उसका मूल नाम बिलान देव होता है और दिल्ली के भी कुछ नाम है, जैसे योगिनीपुर है, इंद्रप्रस्थ है, इन नामों से दिल्ली को जाना जाता है। आगे चल करके उसी तोमर वंश में एक शासक होगा जिसका नाम क्या रहता है, ढिल्ली, और उसी के नाम पे दिल्ली नाम पड़ जाता है। और आगे चल करके इसी दिल्ली पे कुल 5 वंशों ने शासन किया। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में कुल 5 वंशों ने दिल्ली पे शासन किया। और वो कौन कौन से वंश थे, इनके बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे, थोड़ा देखेंगे। तो दिल्ली सल्तनत पे जो 5 वंशों ने शासन किया, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। बात क्लियर। गुलाम वंश का जो टाइम पीरियड रहा वो 1206 से 1290 तक रहा और खिलजी वंश का जो टाइम पीरियड रहा 1290 से 1320 तक रहा। तुगलक वंश का जो टाइम पीरियड रहा वो 1320 से 1414 तक रहा। सैयद वंश का जो टाइम पीरियड रहा वो 1414 से 1451 तक रहा। लोदी वंश का जो टाइम पीरियड रहा वो 1451 से 1526 तक। देन आफ्टर 1526 के बाद दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा की जाती है, जब वह लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में परास्त करता है और युद्ध भूमि में उसको मार देता है। उसके बाद दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। लेकिन उसके पहले 1526 के पहले और 1206 के बाद से हम लोग दिल्ली सल्तनत के इतिहास का अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। संक्षेप में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। 320 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत पे 320 वर्षों तक कुल शासन किया गया। 5 वंशों ने शासन किया दिल्ली सल्तनत पे और भैया कुल 5 वंशों ने 320 साल तक शासन किया दिल्ली में, जिसमें सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सबसे ज्यादा जो शासन करने वाला शासक था वो बहलोल लोदी था। उसने 38 साल तक दिल्ली में शासन किया। एक राजा के तौर पे, एक शासक के तौर पे सबसे ज्यादा जिसने शासन किया उसका नाम बहलोल लोदी था। 38 साल तक वो शासन करता है और इसके बाद 37 वर्ष तक फिरोज शाह तुगलक शासन करता है। ये राजाओं की श्रृंखला है कि सबसे ज्यादा किस शासक ने शासन किया दिल्ली सल्तनत में। तो ये लोदी वंश का शासक था बहलोल लोदी, इसने 38 वर्ष तक शासन किया। और उसके बाद तुगलक वंश का एक शासक आता है फिरोज शाह तुगलक, वो 37 वर्ष तक शासन करता है, यानी कि उसके पहले वो कर चुका होता है। ये एक शासक को लेकर के टाइम की बात करी गई है। आगे क्या होता है और देखिए भैया 1206 से 1290 तक, यानी कि ये टाइम पीरियड किसका रहा,
ये गुलाम वंश का रहा 1206 से 1290 तक। इसमें टोटल 10 शासकों ने साम्राज्य संभाला, 10 शासकों ने शासन किया गुलाम वंश के अंतर्गत। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, गुलाम वंश की बात तो चल ही रही है, लेकिन दिल्ली सल्तनत में जो सबसे ज्यादा, दिल्ली सल्तनत में जिसका सबसे बड़ा साम्राज्य था वो किसका था? मोहम्मद बिन तुगलक का। मोहम्मद बिन तुगलक का सबसे बड़ा साम्राज्य रहा और उसका साम्राज्य कुल 23 प्रांतों में विभक्त था। मोहम्मद बिन तुगलक का सबसे बड़ा साम्राज्य था। दिल्ली सल्तनत की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन बने कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा किस शासक का साम्राज्य विस्तार सबसे ज्यादा रहा? तो मोहम्मद बिन तुगलक का 23 प्रांतों में रहा। तो ये एक नॉर्मल बात हो गई, मतलब सरसरी नजर से एक बात हो गई। फिर आगे हम लोग क्रमबद्ध तरीके से गुलाम वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। गुलाम वंश जैसे कि 1200, आपको पता है कि 1206 से 1290 तक गुलाम वंश दिल्ली में रहता है। इस बीच गुलाम वंश में 3 वंशों ने शासन किया था। गुलाम वंश में भी 3 वंशों ने शासन किया था। कौन कौन से? कुतुबी वंश 1206 से 1210 तक, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो दास वंश के या गुलाम वंश की शुरुआत करी थी उसको इतिहासकारों ने कुतुबी वंश कहा। और ये कुतुबी वंश 1206 से 1210 तक का रहा। क्लियर? इसके बाद इल्तुतमिश जब आते हैं 1210 में तो शमसी वंश की स्थापना करते हैं। वो इलबरी जाति का तुर्क होता है और शमसी वंश की स्थापना करते हैं, इसीलिए इसको आगे शमसी वंश भी कहा जाता है। फिर आगे चल के 1265 में बलबन आते हैं और बलबनी वंश की स्थापना कर देते हैं। तो कुल मिलाकर के जो गुलाम वंश रहा, इस गुलाम वंश के अंतर्गत मुख्यतया 3 वंशों ने शासन किया। 3 वंशों ने साम्राज्यवादी शासक थे, अपनी सत्ता का और अपनी पावर का उपयोग करके अपने वंश का बढ़िया से अलग से नाम रखते थे, कुतुबी वंश, शमसी वंश, बलबनी वंश। इतनी बात क्लियर। और इन्हीं कुतुबी वंश और शमसी वंश और बलबनी वंश को मिला करके मामलूक वंश कहा गया। तो यानी कि गुलाम वंश के कई नाम हो गए, मामलूक वंश, गुलाम वंश, दास वंश, कुतुबी वंश, शमसी वंश, बलबनी वंश। लेकिन मुख्यतया हम लोग दास वंश या गुलाम वंश इसलिए कहते हैं क्योंकि इस वंश में कोई शासक किसी का गुलाम जरूर रहा। कोई ना कोई शासक हर किसी एक शासक का गुलाम रह के आया या दास रह के आया, ये परंपरा निरंतर चलती रही। इसीलिए क्या इस वंश को गुलाम वंश कहा गया या दास वंश कहा गया। लेकिन भाइयों, आप लोगों को ये सीरियल, ये क्रम जरूर याद रखना है, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि खिलजी वंश के पहले किस वंश का शासन था या खिलजी वंश के बाद किस वंश का शासन था। तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। एक ट्रिक है नॉर्मल सी, जैसे कि हम लोग देखते हैं गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब खिले तो सांस लो, यानी कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। क्लियर? गुलाब खिले तो सांस लो, ये हम लोग एक देखिए, हमको मेन होता है कि क्वेश्चन को कैसे समझा जाएगा, उसको कैसे याद किया जाएगा। ट्रिक कुछ भी हो, कोई मायने नहीं रखती, बट हमको क्या करना है कि उस चीज को अच्छे से क्रमबद्ध तरीके से याद करना है। हमारा यहां तक ये उद्देश्य होना चाहिए। तो गुलाब खिले तो सांस लो, यानी कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, ये हमारा क्रम है। और इससे हमको ये भी पता चलता है भैया एक बात कि जितने 5 वंशों ने दिल्ली पे शासन तो किया, इन 5 वंशों में सबसे ज्यादा दिन तक किस वंश ने शासन किया? तो आपको पता है 94 वर्ष, 94 ईयर, 94 वर्ष तक तुगलक वंश ने शासन किया। दिल्ली सल्तनत पे सबसे ज्यादा शासन करने वाला जो वंश रहा वो तुगलक वंश रहा। और सबसे कम दिन तक जिसने शासन किया, जिस वंश ने, वो खिलजी वंश था। मात्र 30 वर्ष। कितने वर्ष भैया? 30 वर्ष इसने शासन किया, खिलजी वंश ने। और खिलजी वंश में 1296 से 1316 तक तो अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया। इट मीन्स 20 साल तक अलाउद्दीन खिलजी ने ही शासन किया खिलजी वंश में। बाकी 10 साल में अदर शासकों ने अपना राज्यभार देखा वहां का। क्लियर? यानी कि सल्तनत काल में सबसे ज्यादा दिल्ली पे तुगलक वंश ने शासन किया और सबसे कम खिलजी वंश ने शासन किया। शासक की बात अगर आए, सबसे ज्यादा बहलोल लोदी ने शासन किया दिल्ली सल्तनत पे।
क्लियर। टोटल 320 सालों तक शासन किया गया। क्लियर। और टोटल अगर शासक पूछे तो 33 शासक हुए हैं। 33 शासकों ने दिल्ली सल्तनत पे शासन किया। 5 वंशों के 33 शासकों ने मिलाकर के शासन किया दिल्ली पे। इतनी बात क्लियर। हम लोग भैया आगे बढ़ते हैं। गुलाम वंश की श्रृंखला में हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक पे आते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, आपको जैसे कि पिछले वीडियोज में बताया गया, कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था, यानी कि एक दास था मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी का एक दास था, ये तुर्क था। तो आगे चल करके जब मोहम्मद गौरी के साथ ये जब यहाँ आता है साम्राज्य विस्तार की श्रृंखला में, साम्राज्य विस्तार की श्रृंखला में क्या होता है, मोहम्मद गौरी इसको यहाँ की सत्ता सौंप करके वो वापस चला जाता है 1206 में, और कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का, ये इसका गुलाम तो होता है, ये दिल्ली का शासक नियुक्त कर देता है। और इसके बाद क्या होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक राजधानी अपनी लाहौर बना करके दिल्ली की सत्ता पे कायम हो जाता है और अपना शासन करने लगता है, साम्राज्य विस्तार करता है। आपको पता है ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक एक तुर्क था। ऐबक जो इनकी एक जनजाति थी, ऐबक जो जनजाति होती है वो बहुत स्त्री पुरुषों के लिए सुंदर होना, मतलब एक सुंदरता का प्रतीक रहती है। यानी कि जो ऐबक जनजाति के लोग होते थे वो स्त्री और पुरुष सुंदर होते थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक तो सुंदर था नहीं। क्लियर है, कुतुबुद्दीन ऐबक सुंदर नहीं था। तो ऐबक का मतलब ये, एक इतिहासकार मिनहाज उस सिराज हुए हैं, इतिहासकार मिनहाज उस सिराज ने बताया है कि ऐबक ये इसलिए लगाता था क्योंकि ऐबक का मतलब ऐब कैसल। ऐब कैसल का मतलब ये इन्होंने बताया कि एक युद्ध के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों की उंगलियां कट गई थी। एक युद्ध के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों की उंगलियां कट गई थी, तो ये हाथ से लूला हो गया था, इसीलिए इसका आगे का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक पड़ गया। वैसे तो बताते हैं कि ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का स्वामी। अब इतिहासकार है, कुछ भी बता सकते हैं, बट एक इतिहासकार मिनहाज उस सिराज ने बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक के आगे ऐबक इसलिए लगता था क्योंकि ऐब कैसल का मतलब हाथ से लूला था। ये बात मान सकते हैं, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, इसकी उपाधियां कुछ थी, जैसे पील बख्श। पील बख्श का मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक हाथियों को दान में दे देता था, हाथियों को दान में देने वाला पील बख्श। लाख बख्श, कुतुबुद्दीन बहुत सारा दान कर देता था और दान करके भूल जाता था, तो लोग कहते थे लाख बख्श, ये लाखों बख्श देने वाला शासक है, लाखों रुपए बख्श देता है, इसीलिए इसको लाख बख्श भी कहा जाता था। और कुरान ख्वां, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक कुरान का पाठ अत्यंत सुरीले ढंग से करता था, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान ख्वां भी कहा जाता था। क्लियर। और इसको हातिम द्वितीय भी कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो उपाधियां थीं, पील बख्श, लाख बख्श, कुरान ख्वां और हातिम द्वितीय। आगे चलते हैं। मोहम्मद गौरी, ये मोहम्मद गौरी का दास और गुलाम था, तो मोहम्मद गौरी ने इसको एक उपाधि दी थी मलिक एवं सिपह सलार की। मलिक एवं सिपह सलार की, यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि मलिक और सिपह सलार उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक को, तो मोहम्मद गौरी के द्वारा प्रदान की गई थी। फके मुदब्बिर, फके मुदब्बिर ऐबक का पहला वजीर था। फके मुदब्बिर ऐबक का पहला वजीर था और हम लोग इसकी मृत्यु कर देते हैं। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय, चौगान को आधुनिक कहा जाता था पोलो, पोलो खेला जाता था, घोड़े पे बैठ करके खेला जाता था पोलो, तो घोड़े से गिर करके इनकी मौत हो जाती है और लाहौर में इनको दफना दिया जाता है। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय या पोलो खेलते समय घोड़े से गिर करके इनकी मृत्यु हो जाती है और इनको लाहौर में दफना दिया जाता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जिस घोड़े पे बैठ करके चौगान खेल रहा था, वो घोड़ा एक जमाने में पृथ्वीराज चौहान का पसंदीदा घोड़ा था और पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसने जानबूझ करके ऐबक को अपनी पीठ से गिराया और उसको पैरों से कुचल करके मार डाला। मिथ्या हो सकता है, कुछ इतिहासकारों की बातें हैं, ऐसा हम लोग नहीं करते, बट ये इतिहासकारों ने ऐसी बात कहीं ना कहीं इन बातों का जिक्र किया है।
चलिए, इनकी मृत्यु हो जाती है और सब सारी चीजें होती हैं। आगे चल करके देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत के इतिहास में या दिल्ली सल्तनत में निर्माण कार्य में क्या क्या कार्य किए। आगे चल के देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। याद रखिएगा भैया, ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है तुर्कों के द्वारा बनवाई गई भारत में पहली मस्जिद थी। कुव्वत उल इस्लाम जो मस्जिद है वो तुर्कों के द्वारा बनवाई गई भारत की पहली मस्जिद है। लेकिन और ये दिल्ली में है। 27 जैन मंदिरों को तुड़वा करके ये मस्जिद बनाई गई थी। 27 जैन मंदिरों को तोड़वा करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये मस्जिद बनाई थी। ये तुर्कों के द्वारा बनवाई गई भारत में पहली मस्जिद है। मस्जिद की विशेषता क्या है? इस मस्जिद की क्या विशेषता है? मकसूरा एवं किबलालिबान। इस मस्जिद की विशेषता है मकसूरा एवं किबलालिबान होना। मकसूरा एवं किबलालिबान, ये शब्द बड़ा नया है। हम आप लोगों के लिए, सभी के लिए यह शब्द बहुत नया है। मकसूरा एवं किबलालिबान इस मस्जिद की विशेषता है। इसका मतलब होता है इस मस्जिद का बहुत बड़ा फाटक होना, जिसको तुर्की में मकसूरा एवं किबलालिबान कहा जाता है, यानी कि मस्जिद के फाटक का बड़ा होना, ये इसकी विशेषता है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की। आगे चलते हैं। कुतुब मीनार, आप लोगों ने नाम सुना है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार, इसकी एक ऐतिहासिक गाथा है, एक ऐतिहासिक कहानियां हैं। जो कुतुब मीनार है, याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु का नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु का नाम था भैया। अच्छा, ये काकी, काकी का मतलब होता है रोटी बांटने वाला। एक बार की बात है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जंगल में कहीं तालाब के किनारे ध्यान मुद्रा में थे। वहां से कुछ लोग निकले, मतलब गरीब, भूखे, असहाय, बोले बाबा जी हमारे भूख लगी है, खाना चाहिए। तो वो मतलब इतना सिद्ध पुरुष थे, तो उन्होंने तालाब में हाथ डाला और रोटी निकाल के उनको दे दी। तो सब लोगों ने उनको कहा काकी। काकी का मतलब रोटी बांटने वाले बाबा। तभी से कुतुबुद्दीन बख्तियार का नाम आगे काकी जुड़ गया और ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हो गए। यही आगे चल करके कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु होते हैं। और इनको अजान करना बड़ा अच्छा लगता है। ये चाहते थे, ये उपदेश देते थे कि हर व्यक्ति के कान में अजान पहुंचे। अजान, अजान आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं, अजान पहुंचे। तो इनका मीन्स था, तो एक जगह पे बैठ करके एक हल्का सा स्तंभ बना था, छोटा बड़ा, ज्यादा बड़ा नहीं था स्तंभ, और उस स्तंभ का नाम था मीनार-ए-शमसी। क्या भैया नाम था? मीनार-ए-शमसी। उस स्तंभ का नाम था मीनार-ए-शमसी। वहीं पे बैठ करके ये अजान किया करते थे। आगे चल करके जब ये कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु होते हैं, तो कुतुबुद्दीन ऐबक अपने गुरु की याद में उसी मीनार-ए-शमसी को कुतुब मीनार के रूप में परिवर्तित कर देता है। एक बात क्लियर कि कुतुब मीनार का पुराना नाम क्या था? मीनार-ए-शमसी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जब इसके कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा कराते हैं, तो वो न्यू ही डलवा पाते हैं। इट मीन्स थोड़ा बनवा पाते हैं, पहली मंजिल बनवाना तो बढ़िया चाहते हैं कि ऊंची बनवाएंगे तो अजान बहुत दूर तक जाएगी। कुतुब मीनार का जो निर्माण कराया गया था, ये अजान करने के उद्देश्य से बनवाया गया था और कोई इसका उद्देश्य नहीं था। तो कुतुब मीनार का पुराना नाम मीनार-ए-शमसी था। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट कराई, शुरुआत कराई भाई कुतुब मीनार बनवाना। पहली मंजिल ही बनवा पाई, न्यू भरवाए और पहली मंजिल बनवा पाई और इनकी मृत्यु हो गई। क्लियर? आगे भी देखते हैं कुतुब मीनार। लेकिन आगे चल करके जब इल्तुतमिश शासक बनते हैं, तो 1 और 2 यानी कि 3 मंजिलों का वो निर्माण टोटल करवा देते हैं। कुतुब मीनार का इल्तुतमिश निर्माण करवा देते हैं। उसके बाद आगे चल करके क्या होती है, आंधी तूफान जैसे आया तो कुतुब मीनार की एक मंजिल गई टूट। ठीक है, तो क्या होता है, फिरोज शाह तुगलक आते हैं और उस पे एक और मंजिल का निर्माण कर देते हैं। तो एक तो पहले से थी, 3 इल्तुतमिश ने कराई, 4, और जब उनकी डेंट पेंट करवाई फिरोज शाह तुगलक ने, तो एक और मंजिल का उसके ऊपर निर्माण कर दिया। तो कुतुब मीनार में टोटल 5 मंजिलें हो गई। आगे चल करके सिकंदर लोदी भी आते हैं और कुतुब मीनार के
की मरम्मत करवाते हैं। तो इतना मतलब ये कर रहा कि कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया, फिरोज शाह ने उस पर और मंजिल का निर्माण कराया, सिकंदर लोदी ने पूरी तरीके से उसकी मरम्मत करवाई, जो कि दिल्ली में स्थित है और इसकी वर्तमान में 240 फीट ऊंचाई है। बात समझ में आई भैया? अच्छा, जो कुतुब मीनार को जिसने डिजाइन किया था, जिसने कुतुब मीनार को बनाया था, उस वास्तुकार का नाम था फजल इब्न अबुल माली। कुतुब मीनार को बनाने वाले या कुतुब मीनार को डिजाइन करने वाले वास्तुकार का नाम था फजल इब्न अबुल माली। आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ये कंटेंट बहुत मुश्किल से ला पाते हैं, तो आप लोगों से यही कहना है कि आप लोग शुरुआत से अंत तक वीडियो देखें। पता नहीं कौन सी इंफॉर्मेशन, कौन सी जानकारी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो जाए। तो आप लोगों से यही कहना है कि आप लोग वीडियो को पूरी तरीके से देखें और अच्छे से देखें। इसके बाद और देखते हैं, एक 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक करते हैं। 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करते हैं, जिसको चौहान वंश के शासक विग्रहराज चतुर्थ के लिए, बात ध्यान से सुनिएगा, 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण अजमेर में किया जाता है इनके द्वारा। कहां पे भैया किया जाता है? अजमेर के द्वारा। क्लियर? अजमेर के द्वारा 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किया जाता है। सॉरी, अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किया जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। लेकिन क्या? लेकिन ये कि जहां पे 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कराया गया, वहां पे एक संस्कृत विद्यालय था, और वो संस्कृत विद्यालय जो था वो चौहान वंश के शासक विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाया था। बात समझ में आई? विग्रहराज चतुर्थ ने वो संस्कृत विद्यालय बनवाया था, और इसी विद्यालय को तोड़ करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने वहां पे 2.5 दिन का झोपड़ा नामक एक मस्जिद बनवाई, जो 1296 में तोड़ा और बनवाई, और 1200 ईस्वी में पूरी हो गई थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 2.5 वर्ष में बनी थी, कुछ इतिहासकारों का मानना है 2.5 दिन में बनी थी, इसलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा है। लेकिन ये एक मिथ्या है कि 2.5 दिन में कोई चीज नहीं इतनी जल्दी बन सकती। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के बारे में और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अगर आपको अलग से कोई जानकारी रहती है तो आप लोग कमेंट करिए, और अगर कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बहुत ही अच्छे से जानना है तो आप लोग वीडियो देखिए। आई थिंक, मुझे लगता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो आपके सामने ना लाई गई। क्लियर? हम लोग फिर से देख लेते हैं एक बार से। आप लोगों को पता ही है कि दिल्ली सल्तनत पे 5 वंशों ने शासन किया। सबसे ज्यादा किस वंश ने शासन किया? तुगलक वंश ने। सबसे कम खिलजी वंश ने। सबसे ज्यादा किस शासक ने राज्य किया? बहलोल लोदी ने शासन किया। सबसे बड़ा साम्राज्य किसका रहा? मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य रहा। और फिर उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक आते हैं। इनको ऐबक क्यों कहा गया? इनकी उपाधियां क्या थी? इनके वजीर का क्या नाम था? इन्होंने क्या क्या कार्य किए? क्लियर हो गई इतनी बात? तो आप लोगों को बहुत अच्छे से वीडियो देखना है और वीडियो अंत तक जरूर देखें। हालांकि शुरुआत हमारी अभी थोड़े शुरुआत में आए हैं, तो आप लोग अच्छे से पूरा वीडियो देखिए और अंत तक देखिए। हमारा यही कहना है कि एक्सप्लेनेशन जो करते हैं थोड़ा अच्छे से आप समझिए, बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी, आपको आगे कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग इसी भारतीय इतिहास की श्रृंखला में आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमारा आज गुलाम वंश स्टार्ट हो गया है। गुलाम वंश के अंतर्गत हम लोगों ने कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ा, इसके बाद इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन। हमको इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग सहयोग करें और अच्छे से पूरी वीडियो देखें। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, जय हिंद।